दोस्तों, अगर आपको झूठ बोलना सीखना है तो आपको चाहत पांडे से कोचिंग लेनी पड़ेगी। जिस तरह से ये लड़की आंख में आंख डाल के मम्मी कसम, पापा कसम, करियर कसम, एक्टिंग कसम, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ये केक मेरे लिए आया है, तीन चार झूठ जो ये आंख में आंख डाल के बोल सकती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, कि इसका बॉयफ्रेंड नहीं है। पिछले 5-6 सालों से भाई एनिवर्सरी मना रही है वो बॉयफ्रेंड के नाम की। बॉयफ्रेंड नहीं होगा? किसको भाई बेवकूफ बना रही है? भाई तेरे फैन बेवकूफ बन सकते हैं, बिग बॉस फैन नहीं बन सकते तेरे से बेवकूफ। केक आया है, केक मंगाया गया है, पिक्चर दिखा रहे हैं, तो मतलब ये झूठे एविडेंस यहाँ पे मेकर्स रख रहे हैं क्या? मतलब उनको इतना फालतू टाइम है कि किसी लड़की के खिलाफ वो झूठा एविडेंस लेके आएंगे। इसका सिंपल है कि अगर कोई भी इसके खिलाफ सबूत रखा जाता है तो वो झूठा है। कोई भी इसके खिलाफ बात अपनी रखता है, जैसे सेट पे तो इसको जानते ही होंगे सब लोग, सेट पे तो इसकी काली करतूतों को सभी लोग जानते ही होंगे। अगर किसी सेट के आदमी को भी लाके यहाँ खड़ा कर दिया जाए कि हाँ भाई बताइए क्या क्या करती थी सेट पे, तो इसको ये 2 मिनट के अंदर बोल देगी ये झूठ बोल रहा है, झूठा है, तू झूठा है। अविनाश को इसने झूठा बोल दिया। ये ही एक सच्ची लड़की है, बाकी दुनियादारी सब झूठी है। ये सच्ची और इसकी माँ सच्ची। कमाल है भाई। ऐसे देखो ये होता है, इतना 140 करोड़ देशवासियों के सामने ये कैसे झूठ बोल दिया इसने। हिम्मत है भाई, हिम्मत। ये तभी तो पॉलिटिशियन बन रही थी, और इसे वोट नहीं मिला वो अलग की बात है, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के इसमें गुण बहुत हैं, सारे, बहुत सारे हैं। वो तो अच्छा है, भला है भाई दिल्ली वासियों का कि इसे वोट नहीं किया। तीन चार झूठ कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड इसका 5 साल से है। मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती, ये दूसरा झूठ। मैं शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट ड्रेसेस ये नहीं पहनती, ये तीसरा झूठ। अविनाश को ये झूठा बोल रही है, ये चौथा झूठ। कितने झूठ बोलेगी? और ये तो ये इसकी माँ भी झूठी है। अंदर क्या बोल के गई थी माँ इसकी कि मैं अपनी बेटी की शादी अंधे आदमी से कर दूंगी, तो ये चूं चपड़चू नहीं करेगी, ये चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अभी एक इंटरव्यू उसने दिया है इसकी माँ ने, और बोलती नजर आ रही है उसमें कि अगर उसको कोई पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, उसकी पसंद, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। स्वर चेंज हो गए, क्योंकि जब खिलाफ जाती है ना बातें कि आंटी ये तो आपने गलती बोल दिया बिल्कुल, कि अंधे के हाथ में तुम अपनी लड़की को पकड़ा दोगी, तो जब गलती रियलाइज होती है तो फिर स्टेटमेंट चेंज होते हैं। और वैसे भी मैं ऐसी लड़कियों पे और ऐसी आंटियों पे, इनकी बातों पे मुझे रत्ती भर एतबार नहीं है। इनके बात की कोई वैल्यू नहीं है। कुत्ते की टट्टी जैसी इनकी बात की औकात है। ये देखिए कितने, मतलब सलमान के सामने वहां भरी सभा में ये कह रही है कि सब झूठ है, ये केक झूठ है, ये अविनाश जो बोल रहा है सेट पे कि इसका बॉयफ्रेंड है, और सेट से जो भी तुम्हें न्यूज मिली है सब झूठ है, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तू इतनी इंपॉर्टेंट हो गई क्या कि तेरी इंटरनल जानकारी सब एकजुट कर रहे हैं कि ओ हमें तो भाई चाहत पांडे की इंटरनल कोई भी सीक्रेट है उसको रिवील करना है। यही तो काम बचा है टीम के पास। कितना ये बेकार औरत है यार, बेकार लड़की है ये। कुछ भी इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट करे ना करे, बला से करे, लेकिन ये तो प्रूफ हुआ ना कि जो ढकोसलेबाजी इसकी चल रही थी कि मैं तो ना मेरा बॉयफ्रेंड है ना होगा, और तुम ही हो वुमनाइजर, तुम लड़कियों से दोस्तियां कर लेते हो। एक नैरेटिव बनाना चाहती थी, वहां पे बैठे बैठे नैरेटिव सेट कर दिया था इसने कि लड़कियां आती थी उससे इसकी थोड़ी सी जल्दी हो जाती थी दोस्ती। लड़कों से भी होती थी, लेकिन लड़कियों से इसकी थोड़ी जल्दी हो जा। यही होता है नैरेटिव सेट करना, दिमाग में डालना चीजों को कि हाँ ये लड़कियों के साथ जल्दी से कंफर्टेबल हो जाता है। तू क्यों इतना नोटिस कर रही थी इन सब बातों को? तू भी तो अपने बॉयफ्रेंड, 5 साल का रिलेशन तेरा, उससे तू क्या क्या हुई है, कंफर्टेबल हुई है, क्या क्या हुई है, हमें क्या पता, लेकिन हुई तो है। लेकिन तू तो अगर ओयो में भी पकड़ी जाएगी ना तब भी तू यही कहेगी मैं यहाँ राखी बांधने आई थी। ऐसी ही औरत है तू। चलिए खैर कोई बात नहीं, काम इसका हो चुका है। इसको अपने जाल में बिग बॉस ने फंसा लिया है। और जो ये नॉमिनेशन हुए हैं, बिल्कुल मैं यही चाहता था, ये नॉमिनेशन होने चाहिए। इरिटेशन जो है, जो घर का कूड़ा कचरा है उसको साफ होना ही चाहिए। बस रजत दलाल के लिए थोड़ा फील हो रहा है
कि रजत दलाल ने काफ़ी मेहनत की थी, उसे लगभग विनर नहीं बनाते तो टॉप 5 तक तो वो डिजर्व करता था। जैसे कि मैं मानता हूं कि चुम को टॉप 5 में नहीं होना चाहिए, करण को टॉप 5 में नहीं होना चाहिए, शिल्पा को टॉप 5 में नहीं होना चाहिए, उनकी जगह यहाँ पे रजत को होना चाहिए। अब भी चांसेस हैं, लेकिन अभी सिर्फ नॉमिनेशन तक ये लोग गए हैं, और इसमें हो सकता है कि नंबर गेम में बिग बॉस जरूर फंसाना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम सब जानते हैं भाई कि जो बैकबोन है रजत दलाल की, वो बहुत तगड़ी बैकबोन है। मतलब मैं बोलूं कि अगर टॉप 5 में रजत दलाल पहुंच गया तो सॉरी दोस्तों, कोई मुकाबला रजत दलाल का नहीं कर सकता। ना ही करण, ना ही विवियन, ना ही अविनाश, इन तीनों के जो फैंस हैं वो भी अगर सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे रजत दलाल के, तब भी इसको बीट नहीं कर पाएंगे। आप समझ लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि रजत दलाल कितनी बड़ी तोप है। गेम इसने जो भी खेला है, डर्टी गेम खेला हो, बाद में इमोशनल साइड देखने मिला, पोकी साइड देखने को मिला, उस सब को जनता ने काफी पसंद किया है। लेकिन जो पहला वाला साइड देखा गया था, गुंडागर्दी वाला, तो उसको क्या अवॉइड किया जाएगा? बाकी के साइड याद रखे जाएंगे, वो जो गुंडागर्दी वाला था उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा? नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखो, जो टैग है सो है इस आदमी पे, तो इसको नहीं लेके जाएंगे टॉप 5 तक, मेरी जहां तक फीलिंग है। बाकी गलत भी हो सकता हूँ, नो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि बिग बॉस की प्लानिंग तो खैर हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाकी वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, जो आ रहा है, न्यूज़ आ रही है कि उसमें कॉलिंग बूथ बनाया गया है गार्डन एरिया में, और ABC टीम, 3-3 लोगों की टीम बनाई गई है। ABC टीम में है रजत दलाल और श्रुतिका एंड चाहत, और B टीम में कौन था? करण, शिल्पा एंड चुम, और बाकी ये तीनों। तो दो जो टीम है A और B, उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया, रूल के मुताबिक किया। उन्होंने दोनों ने अपना टास्क कंप्लीट किया और रूल के मुताबिक किया। लेकिन तीसरा जो ये लोग आए, श्रुतिका, चाहत एंड रजत, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो गेम खेला है बिग बॉस ने, बूथ के अंदर कॉल करने के लिए हो सकता है कि बिग बॉस ने चाहत को भेजा होगा, क्योंकि जो कॉल पे लगा रहेगा वो ही काउंटिंग भी करेगा कि मुझे कितनी देर तक अंदर रहना है, और 15 मिनट का टाइम दिया गया है जो खबर है, तो उसके अकॉर्डिंग कि उसके आसपास तक ही तुम्हें बूथ के अंदर रहना है। अभी ये क्या है, गणितज्ञ कौन है? वहां पे है रजत दलाल, तो वो हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, वो इशारेबाजी कर रहा हो, या वो पूरा गणित लगा रहा हो, जिसकी वजह से जो गेम था ये पूरा ये उल्टा पड़ गया। मतलब ये एक तरीके से नियम उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से जो आवाज आ रही है बिग बॉस की, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो बूथ के अंदर रहना था, चाहे श्रुतिका हो बूथ के अंदर, चाहे चाहत पांडे हो, वो ही लोग काउंट करेंगे। लेकिन कर रहा है बाहर बैठ के कौन? रजत दलाल। और रजत दलाल को बूथ के अंदर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो तो काउंटिंग कर ही देगा और परफेक्ट कर सकता है। तो भेजना क्योंकि रजत दलाल की ही टीम को है नॉमिनेशन में, तो इसीलिए गणित में जो सबसे डम है चाहत पांडे, या उसके बाद हो सकता है श्रुतिका, इन दोनों में से ही किसी ना किसी को बूथ के अंदर भेजा गया होगा। तो ये पूरी कहानी नजर आ रही है, और क्योंकि वो ही काउंट करेंगे जो बूथ के अंदर है, तो उन्होंने काउंट किया हो या ना किया हो, लेकिन रजत दलाल काउंट कर रहा था, तो उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया होगा कि हाँ भाई तेरे 15 मिनट हो गए, बाहर आ जा। तो जब ये बिग बॉस ने देखा होगा तो सीधे सीधे कि भाई ये तो चीटिंग है, और हो सकता है कि उसने काउंटिंग भी परफेक्ट कर दी हो। तो जब उन्होंने मैच किया होगा कि ओ, हमारे हिसाब से तो ये फिर सही कर दी इसने काउंटिंग, तो एक काम करते हैं कि इस पूरे टास्क को रद्द कर देते हैं और इस पे इल्जाम लगा देते हैं कि इसने रूल ब्रेक किया है, और उस हिसाब से इसको नॉमिनेट कर देते हैं। तो इस हिसाब से देखो, कुछ भी करना पड़े, जब उन्होंने मन बना लिया है कि अगर टास्क में हारता है तो ऐसे सही, टास्क में अगर ये सही कर देते हैं तो कोई आरोप लगा देते हैं इन पे कि इन्होंने रूल ब्रेक किया है कि क्या किया है। उन्हें अपना कुछ ना कुछ करना ही है। अपनी गणित अगर सही बैठ रही है तब तो ठीक चलेगा टास्क, लेकिन अपनी गणित सही नहीं बैठ रही तो फिर टास्क रद्द करके उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। गणित तो देखिए, जब चुम कर रही थी तब देखिए कैसी गणित लगाई थी,
क्या वो टास्क इन्हीं के हिसाब से किए गए थे? फिर इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि वो टास्क रद्द नहीं कराया। जो टाइम गॉड वाला टास्क था जिसमें श्रुतिका बिल्कुल बायस थी, उसने चुम को टाइम गॉड बना दिया था, तो वो भी इसका मतलब वहां पे भी कोई दखल अंदाजी बिग बॉस ने नहीं करी, सिर्फ एक टॉन्ट जरूर मारा था। तो क्या वो भी प्लान का हिस्सा ही था बिग बॉस के? क्योंकि जिसमें बिग बॉस के हिसाब से काम नहीं चल रहा होता है वहां पे वो कट कर देते हैं कि भाई ये टास्क हमारे हिसाब से हुआ ही नहीं है, इसमें हो गया रूल ब्रेक। तो ये हुआ दोस्तों और रजत दलाल के साथ। तो रजत दलाल के साथ तो धोखा हो चुका है, नॉमिनेशन में रजत दलाल पहुंच चुका है। बाकी इसकी पूरी डिटेल लेके आऊंगा अगली वीडियो में। यहां तक मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसे ऐसे फंसे हैं नॉमिनेशन में, कौन इविक्ट होगा, किसके चांस ज्यादा है, ये मैं अगली वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन अभी कर लेते हैं रिव्यू। तो दोस्तों चाहत पांडे देख लीजिए कि क्या है, उसके बारे में बात करना ना करना मतलब एक टाइम वेस्ट जैसा है। उसके हिसाब से पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन ना मैं गलत हूं और ना मेरी माँ गलत है, उसका तो ये मानना है। चलिए बात कर लेते हैं जो रिलेशन, जो भांडा फूटा विवियन पे आई एक नागिन और उसने जो जहर था वो उगलना शुरू कर दिया, और उस पे देखिए अब एंग्री होते नजर आ रहे हैं विवियन। वो कह रहे हैं कि ये वहां का कंपैरिजन यहाँ क्यों कर रही है, मतलब मैं जैसा बाहर अपनी चलाया करता था, बाहर कुछ चीजें ऐसी हैं कि बाहर की चीजें बाहर ही छोड़ के आनी पड़ेंगी। बाहर मेरी कई डिमांडें होती थी कि भाई मेरे हिसाब से यहाँ चलेगा काम, मेरे हिसाब से यहाँ स्क्रिप्ट चलेगी, मेरे हिसाब से मेरा को एक्टर होगा, वो वाला सीन बाहर होता था। अभी पंजाबी ये काम्या ये चाहती है कि जैसा मैं बाहर मनमानी करता था वैसा मैं यहाँ करूं। ये क्या चाहती है, क्या नैरेटिव सेट? बात यही है ना कि सेंस हो इसकी बात में या ना हो, लॉजिक हो इसकी बात में या ना हो, लेकिन जब वो लोड करके आई है तो उसे भौंकना तो है ही। तो यहाँ पे विवियन यही कहता नजर आ रहा है कि भाई बाहर तो मैं ऐसी अनरियलिस्टिक चीजें करता था, और वो भी कई साल पहले। ये अभी अभी ताजा ताजा इन्होंने काम नहीं किया है साथ में, ये 3-4 साल पुराने विवियन की बात कर रही है। और हर 3-4 साल में तो आदमी बदलता है, थोड़ा सा वो पहले से शांत होता है अपनी उम्र के साथ साथ, चीजों को और आइडेंटिफाई करके जब घर गृहस्थी बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बीवी हो जाती है, तो मैच्योर हो जाता है। ये नहीं कि हर जगह पे अरे मैं तो विवियन डी सेना हूं, ये ले चांटा, ये ले थप्पड़, भाग यहां से। ये सोच रही है कि जो पहले वो जवानी में हुआ करता था, फालतू के पंगे लेना, अपने हिसाब से पूरा क्रू मेंबर को चलाना, वैसा ये यहाँ क्यों नहीं कर रहा। तो ये कितनी इलॉजिकल बात है, बिल्कुल फूलिश। ये फूल औरत आंटी जो भी है, ये यहाँ पे सजेशन देने आई है कि गेम तुझे कैसे खेलना था। तू तो विवियन मुझे लग ही नहीं रहा है भाई, तू मुझे औरत नहीं लग रही है, तू विवियन को विवियन को क्या बोली, तू मुझे औरत नहीं लग रही है। भाई कहाँ से ये औरत है भाई, इसका कौन था पति? भाई कमेंट जरा जरा कर देना कौन सी सन में इसका डाइवोर्स वगैरह हुआ है। ये ऐसे ऐसे फटीचर लोग विवियन को समझाने के लिए आ जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती इनकी औकात क्या है, बिसात क्या है। इनके खुद के राशन का, इनके खुद के दाने पानी का इनको पता नहीं है, और समझाने आ गए यहाँ विवियन को। और देखिए जब ये बोल रही थी तो सांस ले लेके फटाफट फटाफट, कोई बीच में इंटरेक्शन कोई डिस्टर्ब ना करे, हाँ पूरा बोला इसने। क्यों? पहले ही मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि स्क्रिप्ट होती है इन लोगों की, और उस हिसाब से इन्हें जल्दी से जल्दी अपनी बातें खत्म करनी होती हैं। काम्या बेटा मत लो पंगा इस उम्र में, अब देखो तुम्हारा करियर तो खत्म ही समझो, जिस तरह से तुम अपना एटीट्यूड दिखा गई हो यहाँ पे ना। दोस्तों इसका कोई भी सीरियल देखना मत, इसको कोई भी फॉलो करना मत कहीं पे भी, हर जगह से इसे ब्लॉक कर दो, इसके रील्स वगैरह कहीं पे भी दिखाई दें ब्लॉक मार दो, इसका रीच ऐसा डाउन कर दो कि इसे समझ आ जाना चाहिए कि किससे पंगा लिया है इसने, जहरीली नागिन। और इसका ये इसी सीजन का नहीं है, ये हर सीजन में बकवास करती है, हर सीजन में। पिछले सीजन में भी ओटीटी में ये बकवास कर रही थी। 17 जो सीजन बीता है अभिषेक खानजादी ये वाला, उसमें भी ये बकवास करती रहती थी, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। लेकिन इन सीजन में क्यों नहीं आई? क्योंकि इनमें कोई इसका दोस्त नहीं था। लेकिन क्योंकि इसमें ये विवियन इसका दोस्त था, को एक्टर था, जानती है उसको अच्छे से, तो अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए कि सर मुझे बुलाओ, इसके बारे में मैं जानती हूँ और मैं इससे बढ़िया करके बात करूँगी।
बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था विवियन ने कि ये मुझसे ऐसा बोलेगी कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं तुझे ठीक करने आई हूँ। शर्म है तुझे? आंटी शर्म है तुझे? क्या बोल रही है तू कि तू सही करेगी विवियन को? तेरी औकात क्या है रे? तू है कौन? तू बताएगी गेम खेलना? यार कहाँ कहाँ से ये लोग आ जाते हैं उठ के मेकअप करके, भाई साहब कहाँ से आते हैं ये लोग यार। थोड़ा सा और चैनल को मेरे ग्रो करवाओ, होने दो जरा ग्रो। ऐसे ऐसे वैसे तो मैं पानी भरवाऊंगा सालों से। देखो गाली नहीं दी है, गाली होती नहीं है साला, कोई गाली नहीं होती। अरुणाचल वासियों ने बोला है, खुद करण ने माना है, करण जो उसका दोस्त है। तो साले ऐसे लोग, ये साले कहाँ से आ जाते हैं। चलिए खैर, बात इस पे 2-3 दिन से हम कर ही रहे हैं, कितना और इसको बोले, कितना, ये तो है ही बेशरम। ये अगले सीजन में भी किसी ना किसी पे टोक रही होगी, किसी ना किसी पे टिप्पणी कर रही होगी। इसके हिसाब से चुम बेटर खेल रही है, इसके हिसाब से रजत बेटर खेल रहा है। अविनाश का गेम इसे पसंद आया है, करण का गेम इसे पसंद आया है, लेकिन उसके बाद इसने विवियन का नाम ये कहते हुए लिया कि विवियन और अच्छा करता तो अच्छा होता। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि इसे विवियन के गेम हेम से कोई मतलब नहीं है, इसे मतलब है इसकी पर्सनल रंजिश से। इसका पर्सनल है कुछ ना कुछ, और मुझे लगता है कि अगर विवियन अंदर है तो उसको उजागर कर देना चाहिए, इसके बारे में पोल पट्टी कुछ ना कुछ खोल देनी चाहिए। देखो गुस्सा तो बहुत आया विवियन को कि ये क्या बोल के गई है, मैं इससे बाहर जाके पूछूंगा। ये चाहती है कि जैसा मैं 10 साल पहले था वैसा मैं यहाँ पे करूँ। मतलब ये क्या क्या बेकार की बातें, बकलोली बातें कर दी हैं उसने। जो 10 साल पुराना सलमान था, जो आलतू फालतू के काम किया करता था, क्या वो फिर से करता हुआ अच्छा लगेगा? ये देखिए, बात ये है ना कि जब वो आई है तो उसने हक दिया, ठीक है, उसके हकने में लॉजिक हो या ना हो। और ऐसी औरतें मुंह से हकती हैं कि ये आई थी, इसने ऐसा काम किया। एक चाहत की माँ आई थी, उसने भी यहीं से काम किया। तभी मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, बार बार यही बोलता हूँ कि उम्र ज़्यादा होने से वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिस्पेक्टफुल हो गया। भाई उसके विचार क्या हैं, सबसे बड़ी बात है उसका स्वभाव और विचार क्या है, किस पर्सन को वो किस तरीके से देखता है, वो चीज़ मैटर करती है। ऐसी बातें रिस्पेक्ट दिलाती हैं। दोस्तों विवियन को समझ आ चुका है फिलहाल के, अगर मैं सिनेरियो की बात करूं कि कौन अपना है कौन पराया है। अपना तो खैर विवियन का इस वक्त कोई नहीं है, देखा ये गया कि सब क्लियरिटी मिलने के बाद भी साथ में ही है। अविनाश, ईशा, विवियन बिस्तर पे साथ हैं, थोड़ा सा खाना वाना भी ये लोग साथ में ही खा रहे हैं। तो करें क्या? बात तो ये है, अगर यहाँ से दूरी बनाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? दिक्कत ये भी है, ये अब बहुत लेट हो चुका है। पहली बात, ये अगर होता मिड सीजन होता, 8-10 हफ्ते बच रहे होते, 3-4 हफ्ते एटलीस्ट बच रहे होते, तब तो अलग गेम खेला जा सकता था। लेकिन अब हो क्या रहा है कि सब लोग एक ही बात को पॉइंट कर रहे हैं कि भाई तूने सवाल क्यों नहीं पूछे, तूने सवाल क्यों नहीं पूछे। जो वो फ्रेम लेके फ्रीज हो गई, और उसने जो तुझे नॉमिनेट किया, सवाल पूछे क्यों नहीं? पूछे भी थे इसने, ठीक है, विवियन ने पूछे भी थे, लेकिन इतना लाउडली और स्ट्रांगली नहीं पूछे गए। और ये बात हमें भी खली थी उस वक्त कि यार विवियन बिल्कुल ऐसे चलते फिरते पोलाइट वे में पूछ रहा है, इसे स्ट्रांगली पूछने चाहिए। क्योंकि अगर तुम स्ट्रांग अपना रिएक्शन नहीं दोगे इन सब बातों पे, तो ये आगे जाके और बुरा कर सकते हैं दोनों लोग। ये बोल देना तुम्हारा कि मुझे नहीं पता मैं वहां पे क्यों फ्रीज हो गई थी, मुझे नहीं पता मैं वहां पे फ्रीज क्यों हो गई थी, ये कोई आंसर नहीं होता। और फिर वो कह रहा है अविनाश कि मेरे हाथ में सब रख रहे थे और मैं सबका एक ही तरह से ले रहा था, मैंने तुम्हारा नहीं पकड़ा। यहाँ पे ट्रिगर्ड कर गई वो बात विवियन को, और वो उठ के चला गया। पता समझ आ गया ना, पता चल गया ना कि भाई मन में जब चोर है तुम्हारे, तो तुम्हारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा ईशा की तरफ। सिंपल है। और अगर तुम्हें बचाना होता वहां पे ईशा को, तो तुम इतनी दूर नहीं खड़े होते, तुम तो भाग के, जितना वो उधर से कोई भाग के आ रहा है ईशा का फ्रेम लेके, उतना ही तुम भी भाग के जाते। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं गेम खेलना था, वो तुमने खेल लिया, तुम एक्सपोज भी हो गए। उसके बाद भी तुम ठीकरा फोड़ रहे हो किस पे? विवियन पे ही। क्या अरे इसको तो हमारी पोल पट्टी का बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन इसने हमें बोला क्यों नहीं, हमें टारगेट क्यों नहीं किया? ये अपने अंदर हमारे बारे में
ये सब जानकारी लेके घूमता रहा और फेक हमें दिखाता रहा कि हम दोनों तीनों दोस्त हैं अभी भी। देखिए मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई साहब, वो वाला हिसाब कर दिया यहाँ अविनाश ने कि ये तो उसी वक्त जब पहली बार आई थी नौरेन, उसी वक्त पता चल गया था हमारी स्ट्रेटेजी का, तो उस वक्त से ही अभी तक हमारे साथ फेक बना हुआ है। कुल मिला के घुमा फिरा के तीर तीर का जो नोक है ना वो विवेन की तरफ करना है कि साला हम ही चोरी करें और हम ही सीना चोरी करें। तो देखो सब क्लियरिटी विवियन के पास है, मैं क्या बार बार रिपीट करूं एक ही बात को। अब देखिए यहाँ से बात ये है कि इट्स टू लेट, यहाँ से गेम अब कुछ नहीं बन सकता। बस बन सकता है तो ये है कि जो करते आए हो वो करते रहो, हाय हेलो ये बस सब ठीक है। जब तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे अब करण को छोड़ के अविनाश को नॉमिनेट करना चाहिए या अविनाश को टारगेट करना चाहिए, लेट्स गो, कर दो। तुम्हें अपने गेम के हिसाब से लगता है कि तुम्हें करण को नॉमिनेट करना चाहिए, फाड़ दो। कोई अब मैं बोलूँगा कि सर के ऊपर टोकरी नहीं है किसी भी वजन की। यहाँ से तो बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए विवियन को, क्योंकि विवियन ने अपनी तरफ से सबको दिया ही है, लिया कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन किसी से कुछ नहीं है। करण कितना बड़ा ठिरकुल्ला और यार बकलोल आदमी है, मतलब अपने सामने वो किसी को भी ये नहीं कहना चाहता कि ये आखिरी जो सेंटेंस है ये बोले। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि आखिरी वाला सेंटेंस मैं ही बोलूं। किसी भी डिबेट में वो विवियन के सामने चुप रह ही नहीं सकता, 3-4 बातें उसे एक्स्ट्रा बोलनी ही होती है। कहीं का भी मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा हो, उसका यही रहता है कि बस मुझे अगर ये 10 है तो मुझे 11 दिखना है, क्योंकि बाहर मेरी रीलें कट रही होंगी। कोई भी डिबेट अभी टास्क हुआ आज भी, वो अच्छा खासा अपना टास्क कर रहा है, लेकिन उसको रिप्लाई भी देना है, उठ के भी आना है, फिर पुरानी बातें भी निकालनी है। बहुत बड़ा बकलोल, और मैं नहीं मानता कि इससे बकलोली में कोई जीत सकता है भाई, बहुत बड़ा बकलोल आदमी है ये। और ठीक है भाई, ऐसी बकलोली कर करके ये यहाँ तक आ चुका है, वजूद ही इसका ये है, वजूद ही इसका यहाँ से शुरू हुआ है। तो खैर आज के मुद्दे जो थे वो बिल्कुल क्लियर और मैं बोलता हूँ कि साफ साफ नजर आए। जो आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी बिल्कुल हटती और निकलती नजर आई। विवियन को क्लियरिटी मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो अब भी मैं बोलूँगा सब कुछ पता होते हुए भी वो इनकी केयर करेगा भाई, इनको पहले टारगेट नहीं करेगा। जो ये बाहर से आके बोल रहे हैं बार बार कि तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों का पता है, तुम्हारे पीठ पीछे गेम खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। विभिन्न ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें गेम समझ नहीं आ रहा है? क्या तुम बैकफुट पे आ चुके हो? तुम ठंडे पड़ चुके हो? इसको गर्म होके दिखाना विवियन, बाहर निकल के ना इसके फ्लैट पे जाना और बोलना कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ गर्मी क्या होती है। बहुत वहां पे तू कह रही थी ना कि बिल्कुल ठुस और नरम पड़ चुके हो। बेटा कामया, बेटा काम पे ध्यान दे, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। दूसरे के पजामे में, दूसरे के फटी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बहुत बोल के आई है तू, अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया तूने। सभी लोग समझाने में लगे हुए थे कि भाई तेरा फायदा उठा रहे हैं लोग, तेरा फायदा उठा रहे हैं लोग, जबकि वो खुद नहीं चाहता कि उसका कोई फायदा उठाए, लेकिन उठा लेते हैं, क्या किया जाए। लेकिन एक ऐसा ही केस अंदर और है, एक घरवाला और है जिसका फायदा दूसरा ग्रुप उठा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई उंगली पॉइंट आउट कर रहा है क्या? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ श्रुतिका की। श्रुतिका चाहे अपने आप में कोई मायने ना रखती हो, लेकिन जो उसने कर दिया है, चुम को टाइम गॉड बनाया। श्रुतिका को वैसे तो हम कोई वैल्यू देते नहीं, लेकिन उसकी वजह से चुम दरांग टाइम गॉड बनी है, ये बहुत बड़ी थिंग है। तो क्या मेकर्स को या फिर सलमान खान को या फिर घर वालों को ये नहीं पता चल रहा है कि इसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है वहां पे? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद खुलेआम ये बोलती है कि हाँ मैं तो इस्तेमाल होने जा रही हूँ। मुझे ये इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह, कौन से साबुन की तरह? जब हम टॉयलेट बाथरूम होके आते हैं और हम एक टॉयलेट वाला जो साबुन होता है उसको अलग रखते हैं और साबुनों से, लग्जरी साबुनों से अलग रखते हैं, वैसे उसको यूज किया जा रहा है। उसे कब कब यूज किया जाता है? जब नॉमिनेशन का टास्क होता है तब श्रुतिका की जरूरत पड़ती है, जब टाइम गॉड वाला टास्क होता है तब श्रुतिका की जरूरत पड़ती है।
तो कितना अच्छे से उसे इस्तेमाल, इसके बदले उसे मिला क्या? नॉमिनेशन। बचाया क्या चुम ने? चुम को टाइम गॉड बनाया किसने? श्रुतिका ने। लेकिन श्रुतिका को वो नहीं बचा सकी। तो ये कितना $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन कोई पूछेगा? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो श्रुतिका वैसे ही निकलने वाली है, मायने रखती नहीं है। ना ही उनके लिए श्रुतिका मायने रखती है, ना ही चुमदरांग मायने रखती है। हाँ, लेकिन टॉप 5 में जरूर चुमदरांग को ये लोग लेके जा रहे हैं, जो कि जरूर वो किसी डिजर्विंग की ही कुर्सी, किसी डिजर्विंग आदमी की ही जगह वो छीनने वाली है। लेकिन ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। कोई चलो कम से कम 10, 15, 20 मिनट तो कम से कम इसी टॉपिक पे बिताने चाहिए थे सलमान खान को, और ये पूछना चाहिए था कि चुम बेटा ऐसा क्यों किया तूने? तुझे बनाने वाला कौन? श्रुतिका। और तूने किसे नहीं बचाया? अपनी दोस्त को नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में करण आता है, शिल्पा आती है। तू उनको बचा पाती क्या अगर ये तेरे को टाइम गॉड ही नहीं बनाती? तो ये सवाल हैं जो पूछने चाहिए थे, लेकिन सवाल उठे किस पे? विवियन पे। लेकिन मैं ये भी गलत नहीं मानता हूं कि यहाँ पे विवियन पे सवाल क्यों उठे। बस मैं बोलूंगा कि ये जो पंजाबी आई, काम्या पंजाबी, इसकी हैसियत नहीं थी कि ये सवाल पूछे। सलमान खान पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये क्लियरिटी मिलना बड़ा ज़रूरी था विपिन को। अब इससे होगा क्या? फ़ायदा ही होगा विपिन को। यहाँ से क्लियरिटी मिलने के बाद विपिन को अब अविनाश अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी तक अटैक करता आ रहा था कि उसे लग रहा था कि यार मैं तो इसे अटैक कर दे रहा हूँ, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, कोई बड़ा इशू ही नहीं बन रहा है। ये मुझसे खाने के बाद भी नॉमिनेट मैं कर दूं तब भी ये मेरे पास बैठ रहा है, मैं इसे नॉमिनेशन से ना भी बचाऊं तब भी ये मेरे पास बैठ रहा है, इसे मैंने विनर वाला टैग नहीं दिया है तब भी ये मेरे पास बैठ रहा है। तो अगली बार मैं इसको नॉमिनेट भी कर दूं, इविक्ट भी कर दूं, तब भी क्या फर्क पड़ता है? फिर भी सब ठीक ही चल रहा है। तो अब यहाँ से जब रिप्लाई दिया है विवियन ने, तो उसकी आंखें जरूर खुलेंगी। आपने देखा कि एक ऐसी चीज के तुम पास्ट में जाके सही कर सको, तो अविनाश ने वही चीज सही करी कि जो मैंने इसे विनर का टैग नहीं दिया, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रियलाइज हुई ना? लेकिन उसके बाद देखो, इंटेंट तो अविनाश का मुझे लग रहा है ऐसा है कि वो अकेले ही खेलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि विवियन का साथ या मैं विवियन के साथ, ऐसा वो नहीं चाहता। क्योंकि इस पड़ाव पे वो खुद चाहता है कि विवियन मुझ पे अटैक करे, मैं विवियन पे अटैक करूं, और हम अब आर पार की जंग लड़ें। क्योंकि अब ये बैगेज यहाँ से लादने का, सर पर टोकरी लेके जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये सोच रहा होगा यहाँ पे अविनाश। और अविनाश को सबसे बड़ी भूल उनकी मम्मी ने दे के गई है कि बेटा जो तू करता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, 100%। तो ये बैगेज वो लेके घूम रहा है कि हाँ भाई, जो मैं करूँगा, जो मेरा डिसीजन है वो तो परफेक्ट होता ही है। तो ये ठीक है, जो भी हुआ, विवियन को क्लियरिटी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि विवियन को क्लियरिटी मिली। बाकी ठिरकुल्ले के बारे में हम क्या ही बात करें। करणवीर मेहरा ठिरकुल्ला बकलोल आदमी है, उसे जो मुंह में है वो बोलना ही बोलना है, बकना ही बकना है। अब उसकी बातों का मैं लॉजिक और सेंस निकालने बैठूं तो और चैनल वाले होंगे, पीआर टीम होगी एक बैठी हुई, वो उसकी एक एक बात का लॉजिक और निकाल के रखेगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उन लोग को पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। तो करण के बारे में सुन लेना और कहीं। इतना ही कहूंगा, जो भी इसने बात करी है इसे बस काउंटर पे काउंटर करने हैं, काउंटर पे काउंटर। सवाल का इससे आज तक कोई जवाब ही नहीं मिला। लेकिन क्या करे, ओवर कॉन्फिडेंट वो इतना हो चुका है, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। और ये देने वाला कौन है कॉन्फिडेंस? क्योंकि अभी तक उसको किसी भी वीकेंड के वार पे बैश मिला ही नहीं है। बस जगाने के लिए, आपको याद होगा, जगाने के लिए जरूर इसको बोला था, और उसके बाद इसने कोई गलती ही नहीं करी, कोई गलती पे इसको पेला ही नहीं गया है। तो ये चलता आ रहा है। और आज पूरा का पूरा साइड लिया गया चाहत और अविनाश केस में। अविनाश को ऐसा लग रहा है, ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कलर्स का लाडला बनने वाला है। ठीक है, इस केस में हम भी अविनाश के साथ ही थे। मैं खुद सपोर्ट करता हूं अविनाश को चाहत के मामले में, लेकिन विवियन के मामले में वो गुनहगार है। उसे अपने दोस्त के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए था। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।